गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका स्वागत है श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। पिछले सेशन में हमने देखे थे इंडियन ज्योग्राफी के अपवाह तंत्र के चैप्टर में हम देखे थे चंबल नदी तक हम पढ़ चुके थे। चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी महू के समीप से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू के समीप से, मालवा पठार से निकलती है चंबल नदी। आपने देखे थे बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होते हुए अंत में इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी। 965 किलोमीटर है चंबल नदी की लंबाई। इस प्रकार आपने देखा था सदा नीरा है, एकमात्र सदा नीरा है राजस्थान की चंबल नदी। इनकी सहायक नदी, इनका पौराणिक नाम है, पुराण में जो इनका नाम है चरमावती या चरनावती, बनास, मेज, पार्वती, काली, सिंध और शिप्रा, ये इनकी सहायक नदियां हो गई। अब आगे जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र की नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, पर विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है, क्योंकि इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, क्योंकि गंगा से अधिक है। तथा जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से यह विश्व की 4 बड़ी नदियों में शामिल है। तो 4 बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका शामिल है। आगे है इसका अपवाह तंत्र। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, चीन और भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है। 3 देश में। अपवाह क्षेत्र जो है 5080 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 5,80,080 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का जो क्षेत्र है 5,80,080 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। भारत में यह 1,346 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। तो 1346 किलोमीटर जो है ये भारत में प्रवाहित होती है। 1346 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। और अपवाह क्षेत्र है भारत में 3,40,000 वर्ग किलोमीटर। 3,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अपवाह क्षेत्र है भारत का, 3,40,000 वर्ग किलोमीटर। और यह कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, कैलाश पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी, इसी के दक्षिण में ये हुआ पर्वत श्रेणी। इधर से दक्षिण में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है कैलाश पर्वत के दक्षिण में। मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर, तो मानसरोवर झील है, इसी के निकट है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर तो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो आंगसी ग्लेशियर से आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के समीप में है आंगसी ग्लेशियर, और वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आगे इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रे, मानसरोवर झील से
मरियन ला दर्रे द्वारा पृथक होता है। तो मानसरोवर झील से, जो मानसरोवर झील था हमारा, और मरियन ला दर्रा द्वारा पृथक होता है। मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रा है, मरियन ला दर्रा उसी से अलग होती है, द्वारा पृथक होता है यह नदी का बेसिन। यहाँ बीच में है आपका मरियंगला दर्रा, इधर से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ है आपका यांगसी ग्लेशियर, यहाँ है आपका यांगसी ग्लेशियर, और मरियंगला दर्रा ये बीच में आ जाता है, और मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील हो गया ये आपका, यह मरियंगला दर्रा हो गया, सॉरी एक मिनट। तो ये हो गया आपका मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, और यांगसी दर्रा ये हो, यांगसी ग्लेशियर ये हो गया आपका। यांगसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और मरियंगला दर्रा हो गया आपका ये मरियंगला दर्रा, मरियंगला दर्रा हो गया ये आपका ऐसे, ये दर्रा इसी से अलग होता है ब्रह्मपुत्र नदी और मानसरोवर झील, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से होके ऐसे प्रवाहित होती है, तिब्बत से होके भारत में प्रवेश करती है। आगे अब ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है। तो ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है, जहाँ की उनके स्थानीय नाम सांगपो या यारलुंगडुंग ऐसे भी नाम है, यारलुंग या यारलुंगडुंग, यारलुंगडुंग, लुंगडुंग भी कहता है, ठीक है। तिब्बत में स्थानीय सांगपो या यारलुंगडुंग, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। यारलुंगडुंग का अर्थ क्या होता है? शुद्ध करने वाला। यहाँ समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर नावें चलती हैं। तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर नाव चलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, समुद्र की ऊंचाई से। यानी कि सबसे ऊंचा नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत और तिब्बत के बीच में जो बहती है। तो 4000 मीटर की ऊंचाई से नावें चलती हैं। यहाँ नाव चलती सबसे ऊंचाई पे, जो विश्व का सबसे आश्चर्यजनक नौकागम्य जल मार्गों में से एक है। नामचा बरवा पर्वत पूर्वी किनारे के सहारे यह एक तीखा मोड़ लेती है। तो आपने देखा नामचा बरवा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी किनारे पे, नामचा बरवा पर्वत ऐसे हो गया आपका, उसके पूर्वी किनारे से तीखा मोड़ लेती है, सारे एक तीखा मोड़ लेती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है और 5500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। तो 5500 गहरा कैनियन यहीं पे बनाती, जहाँ तीखा मोड़ लेती है। तो ये 5500 तीखा गहरा कैनियन बनाती है, ठीक है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। पासीघाट के निकट सादिया, पासीघाट के निकट असम में है। पासीघाट के निकट सादिया के पास 2 सहायक नदियाँ, पासीघाट के निकट 2 सहायक नदियाँ दिबांग असम में जो है, असम से निकलती है ये दिबांग, और लोहित असम में आके मिल जाती है पासीघाट के निकट सादिया के पास। दिबांग और लोहित क्या होता है, ये दोनों नदी सादिया के पास पासीघाट के निकट
मिल जाती है सादिया में, पासीघाट के निकट। तो सादिया में एक जगह है पासीघाट, वहीं पे जाके लोहित और दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, मिलने के बाद जब ये नदी लोहित और दिबांग नदी जब मिलती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ठीक है, तो आपने जाना कि आपका दिहांग के नाम से कहलाती है 5500 गहरा कैनियन बनाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से कहलाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग। उसके बाद पासीघाट में दो नदियां आपस में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, एक दिबांग और लोहित। ये दोनों नदी जब मिलती है आपस में सादिया के पास तो ये नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो यहाँ से आपका जो है प्रश्न बन जाएगा कि कौन से दो नदियों को मिलने से ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो दिबांग और लोहित नदी हो जाएगा। ठीक है, असम घाटी में प्रवेश करती है जहाँ कई सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो आपने देखा असम घाटी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी से कई सहायक नदियां असम में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। आगे है आपका इसमें सुबनसिरी जिया भरेली जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है, सुबनसिरी जिया भरेली, धनश्री, पुथीमारी, पगलादिया और मानस प्रमुख नदी है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख नदी है सुबनसिरी, जिया भरेली। कभी सुने भी नहीं होंगे ये सब नाम। और देखिए ये टेक्स्ट बुक का फ़ायदा है कि आपने ये नाम सही से ले रहे हैं और जान रहे हैं, इनका नाम सुन रहे हैं। कभी भी कहीं आएगा तो आपको एक ध्यान में रहेगा हाँ ये सब नदी कहाँ है, किसकी सहायक नदी है, ये सब नाम भी है। जिया भरेली, धनश्री, पुथीमारी, पगलादिया। ठीक है, तो ये सब और मानस प्रमुख है। मानस आपका असम में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और नदी भी है। तो यह धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है। तो सादिया से धुबरी तक पश्चिम की ओर बहती है सुबनसिरी, जिया भरेली एक ही नाम है। धनश्री, पुथीमारी, पगलादिया, मानस जो है धुबरी शहर से लेके पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद गारो पहाड़ी से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो गारो पहाड़ी है, गारो खासी और जयंतिया। ऐसे हो गया ये गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, 3 पहाड़ी है। तो गारो के पास आके दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दक्षिण की ओर जैसे ये सब ऐसे करके आती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है गारो के पास। तो सुबनसिरी, जिया भरेली, धनश्री, पुथीमारी, पगलादिया, मानस जो है ये सब नदी धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर आती। तो यहाँ आपका धुबरी शहर है गारो आपका पहाड़ी के पास धुबरी शहर हो गया, सादिया हो गया असम के शुरू में, और यहाँ धुबरी तक हो गया आपका गारो के पास धुबरी, और धुबरी शहर तक पश्चिम तक बहती है पश्चिम की ओर। और उसके बाद यहाँ से धुबरी से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है गारो पहाड़ी से लेके मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़कर गोलपारा के पास पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो एक यहाँ से मुड़ती है दक्षिण की ओर गोलपारा के पास, यहाँ आपका गोलपारा हो गया गोलपारा। तो यहाँ आपका गोलपारा हो गया गोलपारा, और यहाँ ही से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। तो जमुना किसका नाम हो जाता है? आपका
ये सारी नदियाँ मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता, तो यहाँ अब देखिए आप ब्रह्मपुत्र में गोलपारा आपका जो है मुड़कर गोलपारा बांग्लादेश में पड़ जाता है। गोलपारा और ये गारो पहाड़ी के बीच में गोलपारा है, बांग्लादेश और गारो पहाड़ी के बीच में गोलपारा के पास आपके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और इसका नाम जमुना हो जाता है। और यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा गंगा में मिल जाती है। तो ये जमुना जो है ब्रह्मपुत्र नदी जमुना का नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर, तो जमुना और तीस्ता नदी मिलकर अंत में पद्मा जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है, आपका पद्मा नदी हो जाती है। गंगा का ही नाम पद्मा हो जाता है। आपने पिछले क्लास में गंगा नदी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं और देखे भी हैं मैप के थ्रू भी, तो कैसे कैसे इनका नाम पद्मा पड़ा। तो बांग्लादेश में पद्मा और ये जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये मिलकर तीस्ता नदी में पद्मा गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में मिल जाती है आके, यानी कि गंगा की सहायक नदियाँ हो गया आपका। गंगा नदी में मिलने के बाद मेघना की मुख्य धारा, तो मेघना की मुख्य धारा बांग्लादेश से बहते हुए आती है। मुख्य धारा बराक नदी का उद्भव, और बराक नदी आपका निकलता है मणिपुर की पहाड़ी से। अब इसके बारे में भी जानते हैं आपका। ऐसे है सेवन सिस्टर राज्य, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेवन सिस्टर राज्य। इस प्रकार ये सेवन सिस्टर है। तो यहाँ से जो है मणिपुर, ये मणिपुर हो गया आपका। मणिपुर से जो है होते हुए निकलती है आपकी ये बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ी से होता है। तो मणिपुर में है मणिपुर की पहाड़ी। ये हो गया आपका मिजोरम। तो मिजोरम नहीं अथी करना है। बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद इसकी मुख्य सहायक नदियाँ, तो इसकी मुख्य सहायक नदी बराक की मुख्य सहायक नदी माकू, तरंग, तुईवई, तरंग, तुईवई, जीरी, सोनाई, रुकनी, काटाखल, धलेश्वरी, लांगचिन्नी, मदुआ, जेटीगा है। तो बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक भैरव बाजार, तो बराक नदी भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में इसका विलय नहीं हो जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में भैरव बाजार के बाद जो है भैरव बाजार के निकट में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में विलय होती है, ठीक है, बराक नदी। तो बराक नदी का आपका सहायक नदी हो गया माकू, तरंग, तुईवई, जीरी, सोनाई, रुकनी, काटाखल, धलेश्वरी, लांगचिन्नी, मदुआ और जटीगा, ठीक है। और ये सब आके बराक नदी में मिलती है। बराक नदी फिर भैरव बाजार के बाद जो है भैरव बाजार के पास में गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और मेघना की मुख्य धारा है बराक नदी। मुख्य धारा जो है आके मिलती है बराक नदी आती है यहाँ से, आपकी यहाँ से बहती है बराक नदी। बराक नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, आप ये सब नाम देखें। और यहाँ हो गया आपका भैरव बाजार। ये भैरव बाजार के बाद अब यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि जमुना के नाम से जानती है। इधर से आती है आपका गंगा नदी, और यहाँ आपका गंगा और जमुना यहाँ आके मेघना आती है। और मेघना ये जो होता है इधर से आती है बराक नदी, मेघना नदी के नाम से जाता है मुख्य धारा, और यहाँ आके मेघना नदी बन जाती है, ठीक है। आपका डाउट आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। तो
तो बांग्लादेश जब तक भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में इसका विलय नहीं हो जाता, तो जब तक इसका विलय हो जाता है तब ये मेघना हो जाता है। उसमें विलय होने के बाद आपका जो है सुंदरवन डेल्टा समुद्र में जाके मिल जाता है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती, कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। तो असम में बड़ा नदी द्वीप बनाते हैं। इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली शामिल है, सबसे बड़ा, और नदी द्वीप बना हुआ है लेकिन सबसे बड़ा है माजुली। यह द्वीप संकटग्रस्त स्थिति में है। माजुली नदी द्वीप, इससे संरक्षित करने वो विश्व विरासत सूची में शामिल करने प्रयास किए जा रहे हैं। 2016 में इसे भारत का द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। तो 2016 में माजुली को द्वीपीय जिला घोषित कर दिया गया है, द्वीपों का जिला माजुली। और आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है एनसीईआरटी में कि कोंगयुसु झील के दक्षिण से निकलती है। आप या तो मानसरोवर झील के दक्षिण से, आप इसमें दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक है, और कोंगयुत्सु झील के दक्षिण से निकलती है। तो ये हो गया। और भारत में यहाँ दिया है 1346 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। और भारत में इस नदी की लंबाई कितना है, तो आपका जो है एनसीईआरटी का डाटा बताता है कि 916 किलोमीटर जो है आपका भारत में लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये भी 2 फैक्ट अच्छा से याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाना। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैप के बारे में जान लेते हैं। तो आप मैप के बारे में देखिए कि यहाँ मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के दक्षिण में है कोयंगतुसु झील, ठीक है। और मानसरोवर झील और कोयंगतुसु झील ब्रह्मपुत्र नदी को जो अलग करता है आपका ये दर्रा हो जाएगा। और तो मरियनला दर्रा हो गया, ये अलग जो करता है मरियनला दर्रा। कोयंगतुसु झील हो गया, मरियंगला दर्रा हो गया आपका। और ये कैलाश पर्वत श्रेणी हो गया, पूरा कैलाश पर्वत श्रेणी के बगल में हो गया आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। ऐसे देखिए आप कैलाश पर्वत श्रेणी, उसके बाद ये हो गया मानसरोवर झील, उसी के दक्षिण में फिर हो गया आपका कोयंगतुसु झील और मरियनला दर्रा हो गया यहाँ से यहाँ, जो कि अलग करता है, पृथक करता है। मरियंगला दर्रा, और यहीं से जो है आपका जो है यांगसी ग्लेशियर है, यहीं पे आपने देखा यांगसी ग्लेशियर, सारा कुछ यही है। यानी कि आप जो है मैप में उतना ठीक से नहीं बना पाएंगे। यांगसी ग्लेशियर हो गया उनका मुख्य धारा जो कि प्रवाहित होती है, यांगसी ग्लेशियर। और कुयुंगतुसु झील जो है ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा हो गया। यहीं से आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, इसी के दक्षिण से। और इसी के दक्षिण में कोयंगतुसु झील के दक्षिण में है आपका यांगसी ग्लेशियर। यहीं से यांगसी ग्लेशियर जो है यांगसी ग्लेशियर हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद यहाँ से आके ये जो है तेज मोड़ लेती है, तेज मोड़ लेती है। तो यहाँ गहरा जो कैनियन बनाती है यहाँ
ब्रह्मपुत्र नदी 5,500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। 5,500 मीटर का गहरा कैनियन बनाती है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो ये नाम हो जाता है इसका दिहांग। दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है, दिहांग। और यहाँ जो अभी ब्रह्मपुत्र नहीं नदी नहीं ना नाम रहता है, तिब्बत में इसका नाम रहता है दिबांग। ठीक है, तो सांगपो दिबांग नहीं, यहाँ नाम रहता है आपका यारलुंगदुंग नदी, लुंगदुंग नदी या सांगपो नदी। स्थानीय नाम यहाँ तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो। ठीक है, तो ये याद रखना है बस। इसमें 5 से लेके 7 फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है खलास हो जाएगा, अच्छे तरह से आपको ध्यान में मैप के थ्रू बन जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आके ऐसे यहाँ गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ती है तो कहाँ मिलती है? पासी घाट के निकट जो है, पासी घाट के निकट सादिया। ये दिहांग नदी यहाँ पे जो है, इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। असम में आप इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, दिहांग नदी कहा जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। 555 मीटर जो है गहरा कैनियन बनाता है। कैनियन बनाने के बाद यहाँ आने के बाद जो है गारो पहाड़ी के पास दक्षिण की ओर जो है मुड़ती है। और ये पद्मा नदी में मिल जाती है, गंगा पद्मा नदी। और पद्मा में मिलने के बाद इसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जमुना। और ये आपस में इधर से आती है बराकर की मुख्य धारा और मेघना बनती है। मेघना बनने के बाद ये आपस में पद्मा और जमुना मिलने के बाद ये मेघना हो जाता है। और सुंदरवन, गंगा का ये सुंदरवन डेल्टा में आके गिर जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ मिलती है। सादिया से धुबरी, यहाँ आपका असम के पूर्वी छोर हो गया सादिया, और धुबरी हो गया यहाँ आपका गारो पहाड़ी के पास। यहाँ हो गया आपका सादिया, यहाँ हो गया धुबरी। यहीं आके इसी में सारी नदियाँ मिलती है। यहीं से गारो खासी के पास से पासी घाट के निकट मिलती है। पासी घाट के निकट मतलब दक्षिण की ओर मुड़ती है। और यहाँ आके जैसे बहती है, पद्मा जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ गोलपारा के पास जो है आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, गोलपारा के पास। फिर यहाँ से आके मेघना मिलती है। मेघना आपस में बराकर नदी की मुख्य धारा मेघना आके इसमें मिलती है। मेघना आपस में बहते हुए उसके बाद जाती है। उसके बाद जो है आपका कौन सा बाज़ार था? तो भैरव बाज़ार था। भैरव बाज़ार तक बहती है। भैरव बाज़ार के बाद ये समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और इसकी 2900 जो है किलोमीटर लंबाई है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का। 916 किलोमीटर है आपका भारत में लंबाई। और 1346 किलोमीटर प्रवाहित होती है, लंबाई तक प्रवाहित होती है भारत में। और 916 किलोमीटर ये लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी का। ये सब याद रखना है। ठीक है, और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी से महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे जानते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ
प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती है। यानी कि ये चौड़ी है, उथली घाटी होकर बहती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो बड़े मैदानों की अपेक्षा यहाँ की नदियाँ छोटी और कम संख्या में हैं। तो ये छोटी है क्योंकि टूटता फूटता ज़्यादा है यहाँ की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी है और कम भी है। और उत्तरी मैदान में जो है, मैदान में ज़्यादा नदियाँ हैं ज़्यादातर के, और लंबी है भी है उत्तर भारत की नदियाँ। और प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी है और कम संख्या में, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होता है और यहाँ प्रायद्वीप में वर्षा भी कम होती है। इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम होती है। ये नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। तो ये बात आपको जो है याद रखना है कि हिमालय की नदियाँ से की तुलना में जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादा उनका उम्र है। प्रायद्वीपीय नदियों का उम्र ज़्यादा पुरानी है हिमालय की नदियों से। हिमालय की नदियाँ यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में नवीन है या नया है। ठीक है, तो अधिक पुरानी है एवं प्रायः प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर चुकी है। यानी कि प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर चुकी है प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी कि अब वृद्धावस्था में पहुँचने वाला है, प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर चुकी है। इसलिए इन नदियों की ढाल प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट अत्यंत मंद है। यानी कि यहाँ की नदियाँ जो है धीरे धीरे प्रवाहित होती है। प्रौढ़ अवस्था में नदियाँ धीमी हो जाती है, तो सिर्फ वही हिस्से इसके अफवाह हैं। तो ढाल का जो है प्रवणता जो है अत्यंत मंद हो जाती है। सिर्फ वही हिस्से इसके अफवाह हैं जहाँ नया भ्रंश होती है। जहाँ भ्रंशन हुआ है, नया भ्रंशन हुआ है, यानी कि जहाँ कुछ टूटा फूटा है और वहाँ पे ढाल थोड़ा ढालनुमा है, तो वहीं उसका जो है इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंशन हुआ है। जहाँ नया भ्रंशन हुआ है ना, वहीं उसका अपवाद है, वही हिस्सा में प्रवाहित होती है। जहाँ इसको जब जगह मिलता है भ्रंश के पास में, वहीं इसका जो है प्रवाह क्षेत्र है प्रायद्वीपीय नदियों की। आगे है प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजक वाटर डिवाइड पश्चिम घाट है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांश पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती है ऐसे करके, और इसका मुख्य जल विभाजक है। इसका जल विभाजक का कार्य कौन करता है प्रायद्वीपीय नदियों को? तो पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा व ताप्ती ही सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। तो ताप्ती और जो है प्रायद्वीपीय नदियों से, प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ ताप्ती और आपका नर्मदा नदी है। ठीक है, तो दो नदियाँ हैं आपकी, और भी है छोटी छोटी नदियाँ, लेकिन थोड़ा सा लंबी जो है आपका नर्मदा और ये आपके ताप्ती नदी है, जो कि भ्रंश घाटी से होके बहती है। इधर भी विंध्याचल पर्वत हो गया, ये सतपुड़ा श्रेणी हो गया, सतपुड़ा के बाद ये आपका ताप्ती नदी हो गया। तो इधर पश्चिम में आके जो है यहाँ गार्ज का निर्माण, एस्चुरी का निर्माण करती है इधर, और इधर से जो निकलती है आपका नदियाँ, ये सोन नदी इधर आके मिल जाती है। ऐसे इधर से आके और सारे पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है अधिकांश नदी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो यहाँ आके ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए इन दोनों नदियों की घाटी में जड़ोल एवं जलोढ़ और डेल्टाई निक्षेपों की कमी होती है। तो डेल्टा और जलोढ़ नहीं होता है इसमें। ताप्ती और नर्मदा में केवल वर्षा जल पर निर्भर होती है, और ये दोनों नदियाँ जो है
वर्षा जल पर निर्भर होती है होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायः जो है मौसमी है। गर्मियों के लंबे शुष्क ऋतु में यह प्रायः सूख जाती है। तो गर्मी में सूखा होने के बाद ये पूरा तरह शुष्क ऋतु में पूरी तरह से सूख जाती है। इसलिए इन नदियों को सिंचाई स्रोत के रूप में कम महत्व दिया जाता है। तो इन नदी सूख जाने के बाद इन नदी का तो इन नदियों से सिंचाई नहीं हो सकती है। तो सिंचाई के रूप में इसका महत्व कम है। ठोस पठारी भाग प्रवाहित होने के कारण इन नदियों का मार्ग सीधा होता है, सामान्यतः रैखिक होता है और रैखिक होता है। तो आपने देखा कि उत्तर भारत की नदियां जो मैदानी नदियां हैं, आप ऐसे करके आती है, वृक्षाकार का रूप लेती है, ऐसे बनाती है, ठीक है। तो सर्पाकार वृक्षाकार का इधर की नदियां होती है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी नदियां आती है मैदानी भाग में इस प्रकार। और उसके बाद आपका जो है ठोस यहाँ के नीचे होता है। तो यहाँ से सीधी नदियाँ प्रवाहित होती है आपकी पठारी भाग में, ठोस चट्टान होने के कारण। और क्योंकि जलोढ़ निक्षेपों की इसमें समानतः कमी पाई जाती, तो जलोढ़ जो है निक्षेप यहाँ नहीं पाया जाता है आपका प्रायद्वीपीय नदियों में। और यह जो है ठोस भूमि होने के बाद, चट्टान होने के बाद सीधा मार्ग बनाती है और रैखिक होता है। और इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी यानी कि नरम मिट्टी जो नहीं रहता है, तो इसके निक्षेप कमी के कारण जो है ये कमी पाई जाती है जलोढ़ निक्षेपों का। अतः विसर्पण मिंडेरिंग विसर्पण की क्रिया इसमें प्रभावी नहीं होता है। तो विसर्पण की क्रिया जो है ऐसे विसर्प की क्रिया प्रभावी नहीं होता है। जैसे ये विसर्प ऑक्स जो है लेक बनाता है, गोमुख जो है, सॉरी गोमुख नहीं, गोखुर झील जो बनाता है, गोखुर झील गो के आकार का विसर्प जो बनाता है, तो वो प्रभावी नहीं होता है। और ये प्रभावी होता है उत्तर भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत में जो है दक्षिण भारत में ये सब प्रभावी नहीं होता है और विसर्प नहीं बनाता है। ये नदियाँ दो भागों में विभक्त होती है। तो आइए जानते हैं दो भागों में विभक्त होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन से, कैसे कैसे दो भाग में। तो एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्रथम, तो बंगाल में गिरने वाली नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। और दूसरा हुआ अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पहले जानते हैं। तो पहला नदी है स्वर्णरेखा नदी। एक स्वर्ण नदी को भी कहता था, पिछले क्लास में आपने देखा। और एक है स्वर्णरेखा नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। तो आइए जानते हैं स्वर्णरेखा नदी हुआ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी वाली नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो स्वर्णरेखा नदी, यह नदी रांची के दक्षिण पश्चिम पठार, तो छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है रांची का पठार, रांची के दक्षिण और पश्चिम पठार से यहाँ आपका रांची स्थित है। तो यहाँ दक्षिण और पश्चिम पठार से निकलती है, जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हैं, जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई जमशेदपुर से होकर गुजरती है। जमशेदपुर यहाँ हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम में, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में। तो जमशेदपुर से होकर गुजरती है। यह बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है बालासोर के निकट। इसकी कुल लंबाई कितना है, 395 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र है का विस्तार है 19,296 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बेसिन है अफवाह बेसिन, झारखंड, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल में। तो झारखंड के बाद उड़ीसा, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। तो सॉरी, पहले झारखंड, उड़ीसा नहीं, झारखंड के बाद ये प्रवाहित होगी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद जाएगी उड़ीसा में, स्वर्ण रेखा नदी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, आगे जानते हैं अब ब्राह्मणी नदी के बारे में। ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार के निकट रांची के दक्षिण पश्चिम से ये भी निकलती है, ब्राह्मणी नदी। यह नदी कोयल व शंख नदियों से मिलकर बनी है। तो कोयल नदी ब्रह्मी नदी में आके मिलती है और शंख नदी, और उसके बाद इसमें ये ब्रह्मी नदी बनती है। ये दोनों से मिलके बना हुआ है ब्रह्मी नदी। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मी नदी का, ब्राह्मणी नदी का लंबाई हो गया 420 किलोमीटर। ठीक है, 420 किलोमीटर ब्राह्मणी नदी लंबी है। और इसकी सहायक नदियाँ हो गई आपका कोयल और शंख नदी। आगे देखिए महानदी। सहायक नदी नहीं हो गया, ये सहायक नदी कहिए या पहले ये मिल जाती है, ब्राह्मणी बाद में बनती है। कोयल शंख को मिलने के बाद ब्राह्मणी बनती है। आगे है आपका महानदी। तो महानदी यह एक अनुवर्ती नदी है जो छत्तीसगढ़ के राज्य रायपुर ज़िले से निकलती है। तो छत्तीसगढ़ का रायपुर ज़िले से निकलती है और एक अनुवर्ती नदी है। महानदी जो है अनुवर्ती नदी है, सिंहवा श्रेणी के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। तो सिंहवा अमरकंटक एमपी के अमरकंटक पठार में है। सिंहवा श्रेणी के समीप से अमरकंटक पठार से निकलती है आपका महानदी। वो निकल कर पूरब, वो पहले पूरब वो दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित, पूरब उसके बाद दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है। वे कटक के, उड़ीसा के कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है महानदी। ठीक है, शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब नदियाँ उत्तर की ओर से इसमें आकर मिलती है। तो शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, मंड, हंसदेव, शिवनाथ, ये जो है उत्तर की ओर से, इसमें उत्तर की ओर से आके इसमें मिलती है। उसके बाद है आपका, जबकि जोंक वो तेल दक्षिण की ओर से, एक जोंक नदी हो गया, एक तेल नदी हुआ। इधर से दक्षिण की ओर से आपका ब्राह्मणी नदी में आके, महानदी में आके मिलती है। और मंड, हंसदेव, शिवनाथ ये सब उत्तर से आके मिलती है महानदी में। मंड, हंसदेव, डूब ये सब और शिवनाथ जो है आपका उत्तर से आकर मिलती है महानदी में। और जोंक और तेल ये दक्षिण से आकर महानदी में मिलती है। और महानदी का अफवाह क्षेत्र है 1,42,000 वर्ग किलोमीटर। 1,42,000 वर्ग किलोमीटर है महानदी का अफवाह क्षेत्र। हीराकुंड टिकरापारा बांध, हीराकुंड टिकरापारा बांध इस नदी पर स्थित है। तो दो चीज़, हीराकुंड बांध और टिकरापारा बांध कहाँ स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजना है आपका हीराकुंड बांध और टिकरापारा बांध। ये हीराकुंड परियोजना, नदी परियोजना कहिए या बांध कहिए, ये सब टिकरापारा बांध, नदी परियोजना बांध और हीराकुंड नदी परियोजना बांध बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। आगे आए गोदावरी नदी के बारे में। आइए जानते हैं गोदावरी नदी के बारे में विस्तार से। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसकी लंबाई है। और इस सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहता है। दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है तो इसीलिए दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका जल प्रवाह जो है क्षेत्र
3,13,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका प्रवाह क्षेत्र है। 44% भाग महाराष्ट्र में ही है, सबसे अधिकांश भाग महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी। आगे है 23% आपका आंध्र प्रदेश में है, 44, 23 और 20% एमपी में भी है, पड़ता है। तो आपका महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद जो आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाहित क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो है स्थित है त्र्यंबकेश्वर, इसका उद्गम स्थान है। तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है आपका गोदावरी नदी। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उत्तर से आके मिलने वाली गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता। तो उत्तर से गोदावरी नदी में मिलने वाली नदियां हो गया प्राणहिता नदियां हो गई, फिर पूर्णा नदी हो गई, पेनगंगा, वर्धा नदी, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा नदी। ठीक है, ये हो गया उत्तर दिशा से आके गोदावरी में मिलती है। इसके बाद मंजीरा नदी हैदराबाद के समीप आके मिलती है। ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के समीप आके मिलती है मंजीरा नदी, समीप गोदावरी में मिलती है। गोदावरी के निचले भागों में बाढ़ आती है, तो यहाँ जो है आपका निचले भागों में बाढ़ आती है, गोदावरी में आती रहती है। इस नदी पर जो है, इस नदी पर अनेक जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, तो ये अनेक जल विद्युत परियोजना के लिए भी प्रसिद्ध है आपकी गोदावरी नदी। अब आइए जानते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर के निकट दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है आपकी कृष्णा नदी। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और 1400 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है आपके कृष्णा नदी। प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अफवाह क्षेत्र है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ इसका अफवाह बेसिन है, जिसका 27% किस किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो 27% आपका जो है महाराष्ट्र में, 44% आपका कर्नाटक में। तो महाराष्ट्र के दक्षिण महाबलेश्वर से निकलती है तो दक्षिणी छोर में, तो यानी 27% है। और 44% आपका था गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, आपने देखा। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है, 44% कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद 29% आंध्र प्रदेश में। तो ये हो गया पहले गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, और उसके बाद क्या है 20% आपका एमपी में प्रवाहित होती थी। यानी 3 राज्य में, ऐसे याद रखना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 3 राज्यों में से होकर प्रवाहित होती थी आपका गोदावरी नदी। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। तो इसमें कर्नाटक ज़्यादा भाग लेती है कृष्णा नदी का, 44%। आंध्र प्रदेश में पड़ता है 29%। कोयना, यारला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी नदी जो है एकदम फेमस है इस नदी का। सहायक नदियों में ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि कोयना, यारला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में जान गए। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। तुंगभद्रा की सहायक नदी जो है, ये तुंगभद्रा हो गया आपका कृष्णा की सहायक नदी, और तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी हो गया। हगरी को वेदावती नाम से भी जाना, तो हगरी नदी यहाँ आपका इम्पोर्टेंट हो गया। हगरी को वेदावती नाम से भी जाना जाता है। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से इस नदी का बहुत महत्व है।
तो जल विद्युत परियोजना जो है हगरी नदी पे बना हुआ है, इसीलिए इसका महत्व अधिक है जल परियोजनाओं की दृष्टि से। अब है आपका कावेरी नदी के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार की ये हो गया आपका कावेरी नदी। तो यह कर्नाटक के कोडागू जिले से निकलती है। ये याद रखना, कर्नाटक के कोडागू जिले में मैसूर पठार है। मैसूर पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है मेन? तो मैसूर पठार के दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, कोडागू जिला में है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से यह दक्षिण पूर्व, ये भी दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती है। तो कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी पत्तन के निकट बंगाल की खाड़ी में, तो कावेरी जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है कावेरी नदी, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहीं पर है कावेरी पत्तन। तो बंगाल के निकट, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी पत्तन के निकट से, ठीक है। इसके कुल अफवाह क्षेत्र है 3% है आपका केरल में। यह किस किस राज्यों में होकर प्रवाहित होती है? तो आपका पहले हो गया कर्नाटक तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भाग है, तो 3% तक केरल में भी प्रवाहित होती है। कर्नाटक में 41% प्रवाहित होती है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भाग है कावेरी नदी का। तो तमिलनाडु हो गया 56% भाग। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। तथा ये हो गया, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकापावनी, सिमसा, अर्कवती। दक्षिण में ये उत्तर से आके मिलती है कावेरी नदी में। हेमावती, लोकापावनी, सिमसा और अर्कवती ये आके उत्तर से आके मिलती है। और दक्षिण में जो है इसका दाएं तरफ से जो इसमें आके मिलती है, तो लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, कबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती नदी जो है, भवानी, अमरावती, ये जो है आके दक्षिण से आके इसमें मिलती है। दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, सुवर्णवती, कबिनी। कबिनी नदी आता है हमेशा, ये कावेरी की हो गया आपका सहायक नदी। लक्ष्मण तीर्थ आगे जानते हैं। शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है। तो यह अमरावती है, यह शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है कावेरी नदी। यह 2 धाराओं, तो उत्तर में कोलेरू जलधारा, दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है। तो यह 2 धाराओं में, उत्तर में कोलेरू और दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है। इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं। दक्षिण भारत की कावेरी नदी सबसे पवित्र नदी माना जाता है। पवित्रता के लिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो पवित्र होने के बाद ही अब आप देखिए कि लंबाई के तौर पे है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता था दक्षिण गंगा। अब यहीं आपको जो है आपका जो है फैक्ट, यहाँ आपको कन्फ्यूजन, आपका फैक्ट को आपको जो है क्लियर कर देते हैं। तो पवित्रता के कारण क्या है, दक्षिण की गंगा कहलाती है, ठीक है। हमारी गंगा नदी जो है पवित्र मानी जाती है, सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा कहलाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा आप किसे कहेंगे? तो कावेरी नदी को उपमा प्रदान की गई है, ठीक है। और इसके अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, तो दक्षिण भारत का इसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का चावल का कटोरा। कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का कटोरा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्षा भर जल
ठीक है। तो सॉरी, ये वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। तो कावेरी नदी एकमात्र ऐसा नदी है जो कि दक्षिण भारत की ऐसी नदी है या प्रायद्वीपीय पठार का, जो कि वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। इसमें कावेरी नदी मैसूर में 20 किलोमीटर दूर इस नदी पर कृष्णा सागर, तो कृष्णा सागर जो है 20 किलोमीटर दूर है मैसूर से, कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया है। तो आपका कावेरी नदी पे कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया, ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो कावेरी नदी पे कृष्णा सागर जल बनाया गया है, जलाशय। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप है और शिव समुद्रम द्वीप है, इसी से होकर प्रवाहित होती है। इसी नदी पर होगेनकल जलप्रपात अवस्थित है। तो कावेरी नदी पर होगेनकल जलप्रपात भी है, आपने देखा होगेनकल जलप्रपात है, कृष्णा सागर जलाशय है और शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम दो द्वीप भी है। इसी द्वीप से होकर प्रवाहित होती है। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप के बीच से प्रवाहित होती है। होगेनकल आपका जलप्रपात है और एक जलप्रपात है इसमें, और इसमें सालों भर जल रहता है। दक्षिण का कटोरा भी, चावल का कटोरा भी कहा जाता है कावेरी नदी के बेसिन को। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखिए कि ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसके कारण, तो पवित्रता के कारण। तो यहाँ देखिए दक्षिण की गंगा, ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा आपका कावेरी नदी को कहा जाता था। तो ये लंबाई सबसे दक्षिण भारत में जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गया गोदावरी नदी। इसी के कारण जो है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा। इसी प्रकार आप देखिए इधर कि दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, पहले दिया है दक्षिण की गंगा, नहीं दक्षिण, उसके बाद भारत, दक्षिण भारत की गंगा हो गया आपका कावेरी नदी। क्यों हुआ? पवित्रता के कारण। आगे आपने जान लिया कृष्णा नदी के और कावेरी नदी सब के बारे में। अब आए पेन्नार नदी के बारे में। यह कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है। कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेन्नार नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा कावेरी के मध्य है। तो पहले आपका जो है कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, उसके बाद कावेरी नदी प्रवाहित होती है, इसी के बीच में आपका पेन्नार नदी प्रवाहित होती है। इसी से इधर से कृष्णा नदी, इधर से कावेरी नदी, बीच में आपका पेन्नार नदी 5523 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका जो है इसके बीच में 5513 वर्ग किलोमीटर है। गंडीकोटा कुडप्पा तो गंडीकोटा कुडप्पा के निकट यह एक गहरा गड्ढा बनाती है। तो कुडप्पा के निकट जो है एक गहरा गंडीकोटा या कुडप्पा के निकट में एक गहरा गड्ढा बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है जयमंगली कुंदेरू सगीलेरू कुंदेरू जयमंगली चित्रावती पापा गनी चेयार। तो इस प्रकार आपने देखा पेन्नार नदी का सहायक नदी तो चित्रावती, पापागनी, चेय्यार, कुंदेरू, सगीरेलू, जयमंगली। अब पलार नदी के बारे में जानते हैं। तो पलार नदी इसका उद्गम होता है कर्नाटक के चिकाबल्लापुर जिले से। ठीक है,
तो चिक्काबल्लापुर ज़िले से होता है, कर्नाटक में है स्थित चिक्काबल्लापुर। तो चिक्काबल्लापुर ज़िले से नंदी पहाड़ी से होता है पल्लार नदी का उद्गम। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर, आंध्र प्रदेश में स्थित है चित्तूर। वो तमिलनाडु से अर्काड जिला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का मिला हुआ है। तो तमिलनाडु में भी प्रवाहित होती है और आंध्र प्रदेश में भी प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आपका पलार नदी। अब वेगई नदी के बारे में जानते हैं। यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में स्थित वर्षानद पहाड़ी से निकलती है। तो तमिलनाडु में है वर्षानद पहाड़ी से निकलती है आपका वेगई नदी। मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रवाहित होती है। मंडपम के पास पाक की खाड़ी में गिरती, तो मंडपम के पास जो है आपका पाक की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु में ही प्रवाहित होती है ये वेगई नदी। और मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिले से, 2 जिले से होकर ये प्रवाहित होती है। मदुरै जिले से ये निकलती है, वर्षानद पहाड़ी से निकलती है, वर्षानद पहाड़ी से, ठीक है। मदुरै इसी नदी के तट पर स्थित है। तो वेगई नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? मदुरै, ठीक है। अब ताम्रपर्णी नदी आगे है। ताम्रपर्णी नदी के बारे में, यह तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। तो तमिलनाडु राज्य में है तिरुनेलवेली जनपद, इसी की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम दक्षिण सह्याद्री, तो दक्षिण सह्याद्री से स्थित अगस्त्यामलाई पहाड़ी से निकलती है। तो अगस्त्यामलाई पहाड़ी के बारे में आप जानते हैं तो अगस्त्यामलाई पहाड़ी की ढालों से होती है। तो अगस्त्यामलाई दक्षिण सह्याद्री में स्थित है। अगस्त्यामलाई पहाड़ी के ढालों से निकलती है आपकी ताम्रपर्णी नदी और मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है। तो पाक की खाड़ी में आपने देखा कि वेगई नदी गिरती है पाक की खाड़ी में। इधर हो गया आपकी पाक की खाड़ी, जैसे रामेश्वरम और तमिलनाडु के बीच में स्थित है पाक की खाड़ी। इधर हो गया पाक की खाड़ी और इधर हो गया मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में आपका ताम्रपर्णी नदी गिरती है और पाक की खाड़ी में आपका गिरती है वेगई नदी। तो उपयुक्त नदियों के अलावा चंबल, बेतवा, सिंध, काली, सिंध, केन, सोन, दामोदर इत्यादि नदियां भी प्रायद्वीपीय भागों से उद्गमित होती है, ठीक है। ये सब जो है आके चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये जो है आपका यमुना नदी की सहायक नदियां हो गया। ये पठारीय भाग से ही निकल के यमुना नदी में मिलती है। और काली सिंध, ये चंबल नदी की हो गया आपका सहायक नदी। और दामोदर सोन नदी हो गया गंगा की सहायक नदी। सोन नदी जाके पटना के पास जब मिलती है, तो ये भी हो गया प्रायद्वीपीय पठार से भाग से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, उद्गमित होती है तथा ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, बनकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियों के बारे में आपने जाना। अब आप अरब सागर से गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे पिछले सेशन में। तो यहीं तक आज का सेशन है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।